साल 1928 एम्स्टर्डम इंडियन हॉकी टीम पहली बार ओलंपिक से गोल्ड मेडल जीतकर वापस लौटती है। ये इंडिया का पहला गोल्ड मेडल था। तब से ही इंडियन हॉकी टीम ने ओलंपिक के सारे रिकॉर्ड तोड़ने लगे। साल 1980 तक आते आते इंडियन हॉकी टीम ओलंपिक इतिहास की एक ऐसी टीम बनती है जिस टीम ने सबसे ज़्यादा गोल्ड मेडल जीता है। इंडिया ने अब तक यानी 2024 के पेरिस ओलंपिक तक सिर्फ 10 गोल्ड मेडल जीते हैं, जिसमें से 8 गोल्ड मेडल इंडियन हॉकी टीम ने जीते हैं, वो भी साल 1980 के ओलंपिक तक। 1980 के बाद इंडिया सिर्फ 2 ही गोल्ड मेडल जीत पाई है। एक 2008 में अभिनव बिंद्रा ने जीता था एयर राइफल शूटिंग में, और दूसरा 2020 के टोक्यो ओलंपिक में नीरज चोपड़ा ने। वहीं पर अमेरिका अब तक 1000 से भी ज़्यादा गोल्ड मेडल जीत चुका है। चाइना 325 गोल्ड मेडल, जापान 186 गोल्ड मेडल जीत चुका है। लेकिन सवाल है, इंडिया ओलंपिक में इतना पीछे क्यों? जहां जापान, चाइना जैसी कंट्री हर बार ओलंपिक में टॉप पोजीशन पर रहती हैं, वहीं पर इंडिया इस बार 71 नंबर पोजीशन पर, यानी पाकिस्तान से भी नीचे। पर क्यों और कैसे? क्या रीज़न है जिसकी वजह से इंडिया ओलंपिक में इतना पीछे है? वैसे तो इंडिया ओलंपिक में पीछे रहने के कई सारे कारण हैं, लेकिन ये मेन 4 कारण हैं जो इंडिया को ओलंपिक में और पीछे धकेल रहा है। पहला रीज़न है इंडियन सोसाइटी। इंडियन सोसाइटी एक ऐसी सोसाइटी है जहां लोग कुछ गिने चुने स्पोर्ट्स को ही ज़्यादा वैल्यू देते हैं, और अगर क्रिकेट की बात आए तो क्रिकेट प्लेयर्स को भगवान की तरह पूजा जाता है। उनके ऊपर बायोपिक बनाई जाती है, मूवीज़ बनाई जाती हैं, उन्हें लाखों करोड़ों में ऐड दिए जाते हैं। वहीं ओलंपिक के एथलीट्स को सरकार के भरोसे छोड़ दिया जाता है, पर सरकार भी ज़्यादा कुछ नहीं करती। ना ही कभी ओलंपिक के एथलीट्स की स्ट्रगल को दिखाया जाता है। इंडिया के हर गली गली में, गांव में लाखों बच्चे मिल जाएंगे जो स्पोर्ट्स में काफ़ी टैलेंटेड होते हैं, और गांव के बच्चे तो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। लेकिन बहुत सारे बच्चे आगे बढ़ नहीं पाते, कोई सोसाइटी के प्रेशर की वजह से, तो कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से। अगर इन बच्चों को सही से गाइडेंस मिल गई तो ये सब स्पोर्ट्स में काफ़ी बेहतर परफॉर्मेंस कर सकते हैं। लेकिन इंडियन सोसाइटी के हिसाब से पढ़ लिख कर नौकरी करने वालों को ही सक्सेसफुल माना जाता है। अगर कोई अपने मन का कुछ करता है या कोई अपना पैसा नहीं फॉलो करता है तो उसे सोसाइटी तो क्या, घर वाले तक सपोर्ट नहीं करते। रूरल एरियाज़ के बच्चे तो ये सोचकर अपना सपना छोड़ देते हैं क्योंकि उन्हें अपनी फैमिली को सपोर्ट करना होता है। और इन सब में सबसे ज़्यादा बुरा हाल है लड़कियों का। इंडिया में कई कई जगह पर तो लड़कियों को खेलने कूदने तक भी नहीं दिया जाता, और अगर कोई लड़की समाज से लड़कर कुछ अच्छा भी करने जाए तो उसे हर जगह हैरेसमेंट का शिकार होना पड़ता है। इंडियन एजुकेशन सिस्टम में ज़्यादा ध्यान किताबी ज्ञान पर दिया जाता है, जिससे मार्क्स तो अच्छे मिल जाते हैं लेकिन ज़्यादा कुछ होता नहीं। जहां जापान, चाइना जैसी कंट्री बचपन से ही बच्चों की फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ पर ज़्यादा ध्यान देती है। स्कूल में ज़्यादा से ज़्यादा स्पोर्ट्स एक्टिविटी, फिजिकल एक्टिविटी, माइंड गेम्स, इन सब चीज़ों में ज़्यादा ध्यान देती है बिना किसी एग्ज़ाम के प्रेशर के। जापान में तो 10 साल की उम्र तक किसी भी बच्चे को एग्ज़ाम देना नहीं पड़ता। इस 10 साल तक बच्चों को मैनर्स, डिसिप्लिन सिखाए जाते हैं, मिलजुल कर रहना सिखाया जाता है, खुद के छोटे मोटे काम सिखाए जाते हैं। वहीं इंडिया में 5-6 साल के स्कूल के बच्चों को 10-12 किताबें दे दी जाती है, जिसमें से सिर्फ 2-3 काम की होती हैं। बच्चों के खुद के वजन से ज़्यादा उनके बैग का वजन होता है। इंडिया में बच्चों को अपने शूज़ के लेस तक बांधने नहीं आते। वहीं जापान में बच्चों को साफ सफाई करना सिखाया जाता है, खुद के छोटे मोटे सारे काम सिखाए जाते हैं, यहाँ तक कि स्कूल में टॉयलेट भी वही साफ सफाई करते हैं। जहाँ इंडिया में स्पोर्ट्स एक्टिविटी के नाम पर फीस तो चार्ज करते हैं, लेकिन कभी भी स्पोर्ट्स सिखाते नहीं, और ये सब ज़्यादातर प्राइवेट स्कूलों में होता है। एक दिन की छुट्टी भी मिली तो बच्चों को प्रैक्टिकल या प्रोजेक्ट बनाने दे दिया जाता है, जिसे बच्चों के माँ बाप ही पूरा करके देते हैं, और टीचर्स भी वही स्टूडेंट को ज़्यादा वैल्यू देते हैं जो पढ़ाई में ज़्यादा अच्छे होते हैं, और बाकी बच्चे जिनका अलग किसी चीज़ में टैलेंट है उन्हें कोई सपोर्ट तक नहीं मिल पाता। इन सब चीज़ों में सिर्फ एजुकेशन सिस्टम की नहीं बल्कि माँ बाप की भी गलती है। सोसाइटी और एजुकेशन सिस्टम से बाहर निकलकर अगर कोई स्पोर्ट्स में करियर बनाना चाहता है तो उसके सामने और एक बड़ी चुनौती आती है, स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर की। इंडियन गवर्नमेंट क्रिकेट पर
और क्रिकेट स्टेडियम पर जितना ज़्यादा ध्यान देती है उससे ज़्यादा अदर स्पोर्ट्स को इग्नोर करती है। तो ऑन द पेपर तो एथलीट्स को सारी सुविधाएं मिल जाती हैं, सारे काम अच्छे से होते हैं, ना स्टेडियम ना स्पोर्ट्स ग्राउंड का टाइमली रिनोवेशन होता है और ना ही एथलीट्स को मॉडर्न इक्विपमेंट प्रोवाइड किए जाते हैं। प्रैक्टिस के लिए एथलीट्स को अच्छी फैसिलिटी तक नहीं मिल पाती, ना अच्छे हॉस्टल रूम, ना लॉकर की सुविधा, ना मेडिकल फैसिलिटी। रूरल एरिया में तो इससे भी ज़्यादा खराब हालत है स्टेडियम के। सोसाइटी, एजुकेशन सिस्टम और इंफ्रास्ट्रक्चर, ये तीनों चीज़ें ठीक ना होने का एक ही कारण है, वो है पॉलिटिक्स। हर साल स्पोर्ट्स में खर्चा करने के लिए सरकार बजट तो पेश करती है और खर्चा भी करती है, लेकिन खुद के नेताओं के ऊपर। हर स्पोर्ट्स फेडरेशन में कोई ना कोई पॉलिटिकल आदमी घुसा हुआ है। जैसे बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट हैं असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा। ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के प्रेसिडेंट हैं कल्याण चुबे, बीजेपी के एमपी। ये तो सिर्फ 2 एग्जाम्पल है। आपको हर स्पोर्ट्स में कोई ना कोई पॉलिटिशियन घुसा हुआ मिल जाएगा जिनका स्पोर्ट्स के साथ दूर दूर तक कोई भी नाता नहीं है। स्पोर्ट फेडरेशन कैसे काम कर रही है, एथलीट्स को सारी सुविधा मिल पा रही है कि नहीं, एथलीट्स का सिलेक्शन फेयर तरीके से हो रहा है कि नहीं, इन सब चीज़ों से इन पॉलिटिशियन को कोई फर्क नहीं पड़ता। इन्हें तो अपनी सैलरी मिल रही है और साथ में ऊपर की कमाई भी हो रही है। और इसी पॉलिटिकल इंटरफेयर की वजह से फीफा ने फुटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया को बैन कर दिया था 2022 में। फीफा के रूल्स के अकॉर्डिंग कोई भी फुटबॉल टीम के साथ पॉलिटिकल कनेक्शन नहीं होना चाहिए, लेकिन इंडियन फुटबॉल फेडरेशन के प्रेसिडेंट थे प्रफुल्ल पटेल, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी के मेंबर। इस वजह से इंडियन फुटबॉल फेडरेशन को बैन तो होना पड़ा, साथ में इंडिया को 2022 में अंडर 17 वुमेन फुटबॉल वर्ल्ड कप होस्ट करने का मौका मिला था, लेकिन उसे भी छीन लिया गया इसी पॉलिटिकल रीजन की वजह से।